हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में नॉर्मल फोर्स का डिस्कशन किया था। ओके, और उसके बाद आज हम टेंशन फोर्स का जो है वो डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब किसी बॉडी को, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिंपल पेंडुलम का वो है, इसमें ये बॉब है और इसको हमने ये थ्रेड से सस्पेंडेड कर दिया। तो जब आप इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें कि हम फोर्स दिखाते हैं सभी, उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप डाउनवर्ड फोर्स mg लगाएंगे। यहाँ ये किसी सरफेस के ऊपर तो रखा नहीं है, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, सेपरेटली इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है। अगर आप बुक में देखेंगे फील्ड फोर्स लिखते हैं इनको है, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसमें एक मास अपना फील्ड क्रिएट करता है और दूसरा मास उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। इसी तरह से जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है और दूसरा उसके साथ इंटरेक्शन करता है। लेकिन यहाँ जो टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये जो सभी फोर्स हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और ये इनका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ओवरऑल इफेक्ट है। खैर, यहाँ पर ये देखें, ये स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा, इसमें mg डाउनवर्ड होगा। नेचुरल है कि अगर आप इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें mg डाउनवर्ड लगाएंगे और टेंशन को अपवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम में चेक करें कि जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है आपका, हम डिस्कशन कर रहे हैं टेंशन फोर्स का, टेंशन फोर्स। तो इसमें आप डाउनवर्ड यहाँ mg ये लगा दिया और ये हमने स्ट्रिंग अटैच कर दी और स्ट्रिंग को हमने सीलिंग से फिक्स कर दिया, छत पे फिक्स कर दिया कहीं पर। ओके, अब इसका मास m है। अभी हमने यहाँ mg दिखा दिया है। अगर हम इस स्ट्रिंग के ऊपर 3 पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, A, B और C पॉइंट जस्ट वहाँ पर है जहाँ पर ये ब्लॉक हमारा जो है वो अटैच है। तो अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये ब्लॉक का, इसका मास m है, तो mg फोर्स आप डाउनवर्ड दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पर टेंशन फोर्स C पॉइंट पर, ठीक, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये टेंशन हमने दिखाया। ठीक, यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन अभी समझाने के लिए T1 ले रहे हैं इसको। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T1 इज इक्वल टू mg होगा, T1 इक्वल्स mg होगा। ठीक, तो अगर हम B और C और A, B, C, हमने ये 3 पॉइंट लिए हैं स्ट्रिंग के ऊपर, अगर हम B और C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये स्ट्रिंग है, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका है, मास का है, स्मॉल m मास का, यानी ब्लॉक का है। ठीक, ये हम स्ट्रिंग का बना रहे जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस। इन जनरल 99% क्वेश्चन बुक्स में जो दिए हैं वो स्ट्रिंग मासलेस के दिए हुए हैं। अगर मास है तो फिर उसका भी mg डाउनवर्ड लगेगा। इसका एक न्यूमेरिकल हम कराएंगे जिसमें स्ट्रिंग का मास दिया है, तो वहाँ पर इन जनरल रॉड अटैच कर देते हैं, ये रॉड है, और उसका मास ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमने इसका मास नहीं लिया है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो C पॉइंट है उसमें जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन को अपवर्ड दिखाएंगे, ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम BC का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे तो C पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो हम डाउनवर्ड दिखाएंगे, ये एक्शन और रिएक्शन। ठीक, ये बॉडी, ये स्ट्रिंग ब्लॉक को T1 टेंशन से ऊपर खींच रही है, उसका रिएक्शन ब्लॉक स्ट्रिंग को, C पॉइंट की बात हो रही है, C पॉइंट पर डाउनवर्ड टेंशन T1 डाउनवर्ड लगा रही है, एक्शन और रिएक्शन। इसको ध्यान दें, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। अभी नोट भी कराएंगे। अब C पॉइंट पर चेक करें, अवे फ्रॉम द बॉडी, B पॉइंट पर, ऊपर को टेंशन हमने T2 मान लिया। ठीक है, अब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो T1 माइनस T2 है। यहाँ पर लिखना नेट फोर्स,
अभी पॉइंट भी नोट करेंगे। नेट फोर्स T1 माइनस, अब नेट फोर्स आपको मालूम है क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ ना तो एक्सीलरेशन है और दूसरा मास लेस भी है। एक्सीलरेशन अगर हो भी और मास लेस है तब भी यहाँ पर कैपिटल एम को जीरो रखेंगे, मास को जीरो रखेंगे। हमने जो भी ले लें आप मास, इसका इक्वेशन हमने लिख ली है। तो अगर यहाँ मास लेस स्ट्रिंग है, लिखिए मास लेस स्ट्रिंग, तब m इज इक्वल टू जीरो, या a इज इक्वल टू जीरो है, दोनों ही केस में T1 इज इक्वल टू T2 होगा। इसका मतलब हम सेम स्ट्रिंग में टेंशन को हम सेम लेंगे, यानी एक ही स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल लिया जाएगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसका मास गिवन ना हो या एक्सीलरेशन दिया हो। ये दोनों में से एक भी जीरो है तो जीरो होगा। इसमें आप अलर्ट रहना वर्किंग करते समय। यानी अब हम टेंशन, अगर हम टी लिया है तो सभी पॉइंट पर हम टेंशन को टी लेंगे। यानी हमने बना दिया T1 इज इक्वल टू T2 और इसको T, यानी ये भी T1 हमारा T के इक्वल है। और अगर देखें A और B का फ्री बॉडी डायग्राम, ए बी का बिल्कुल अवे फ्रॉम द बॉडी, A पर टेंशन अपवर्ड, B पर टेंशन डाउनवर्ड। अब हमने T लिखा है, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग मास लेस गिवन होती हैं इन जनरल क्वेश्चन में, और उनमें जो टेंशन लेते हैं वो हम टेंशन पूरा सेम लेते हैं एक स्ट्रिंग में, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। ऐसे डायरेक्शन में टेंशन लगाएं कि स्ट्रिंग लूज ना हो जाए, लूज ना हो जाए। जैसे अगर आपने इसको अंदर की तरफ लगा दिया बी इनवर्ड की तरफ बी पर, तो ये लूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप नोट करें, डायग्राम आप बना लें और यहाँ पर नोट करें। इफ ए हैवी ब्लॉक अटैच्ड फ्रॉम सीलिंग, if a heavy block attached from ceiling by a string is in a state of tension. If a heavy block attached from ceiling by a string is in a state of tension, string or rope under tension exert string or rope under tension exert electromagnetic force on the bodies. जो बॉडी अटैच है उन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है। यहाँ पर बॉडी, ये ब्लॉक अटैच था, ये वाला मास, ठीक है ना। तो नोट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द बॉडीज अटैच्ड एट द टू एंड्स। नीचे कुछ पॉइंट नोट करें। टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल्स ए बॉडी, पुलिंग करेगा बाहर की तरफ। टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल्स अ बॉडी। सेकेंड पॉइंट, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखिए कल हमने नहीं बताया था, नॉर्मल फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे मान लीजिए सरफेस है और हमने इस पर ये ब्लॉक रख दिया, तो इस ब्लॉक का मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स इसमें वेट है, तो 10 न्यूटन इसमें किधर लगेगा, डाउनवर्ड। नॉर्मल कितना होगा, 10 न्यूटन। पहले फर्स्ट लेक्चर देखना तब सेकंड। नॉर्मल अपवर्ड लगेगा तो नॉर्मल भी 10 न्यूटन होगा। मान लीजिए ये वेट 20 न्यूटन हो, या हम इसको और ऊपर से प्रेस कर दें, अब डाउनवर्ड हमने फोर्स 20 न्यूटन कर दिया तो नॉर्मल भी 20 हो जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वेट नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक उसी तरह से स्ट्रिंग, मान लीजिए हम इसको जो है ब्लॉक मानकर इसे थ्रेड से सस्पेंडेड कर दें, तो अगर इसका वेट 10 kg है तो 10 kg वेट, तो स्ट्रिंग में 10 kg वेट के इक्विवेलेंट टेंशन होगा। अगर 20 है तो 20 होगा, जब तक स्ट्रिंग ब्रेक ना हो जाए तब तक वो सेल्फ एडजस्टिंग है। तो सेकंड पॉइंट पे लिखना, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। थर्ड पॉइंट, टेंशन कैन नेवर पुश ए बॉडी और रोप, कभी पुश नहीं करेगी। टेंशन कैन नेवर पुश अ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, टेंशन अक्रॉस मास लेस पुली, ये अभी समझाएंगे। टेंशन अक्रॉस मास लेस पुली और फ्रिक्शन लेस पुली। टेंशन अक्रॉस मास लेस पुली और फ्रिक्शन लेस पुली। पुली का भी हम केस दिखा रहे हैं आपको बनाकर। टेंशन अक्रॉस मास लेस पुली और फ्रिक्शन लेस पुली
remains constant. In one string, tension always remains same. In one string, अगर अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन. In one string, tension always remains same. एक स्ट्रिंग में सेम रहेगा. अभी हमने आपको दिखा दिया, मासलेस स्ट्रिंग होगी या एक्सीलरेशन जीरो हो, दोनों ही केस में टेंशन सेम होगा. अगर कोई रोप स्लैक हो गई, ढीली हो गई, तो टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा वहाँ पर. अब हमने आपको स्ट्रिंग का केस दिखाया था जिसमें कि स्ट्रेट था वो. अब हम पुली का केस आपको डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए, ये पुली है और ये यहाँ पर इससे अटैच कर दिया. इसमें एक स्ट्रिंग ये लगा दी. अभी बाद में इसके न्यूमेरिकल लगेंगे. यहाँ पर दो जगह यहाँ मास अटैच कर दिए. मान लीजिए ये मास m1 है. अभी फिलहाल हमारा पुली पर अटेंशन है. तो जरा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखें. इसमें स्ट्रिंग ऐसे अटैच है ये, और ये ऊपर रॉड भी लगा हुआ है. चलो ये रॉड भी दे रहे हैं यहाँ. इसमें हमने एज्यूम कर लिया टेंशन T1 है. थोड़ा इसमें रोटेशन का कनेक्टेड है. अगर ठीक से नहीं आ रहा तो यहाँ ध्यान रखना. फिलहाल अब ये T अपवर्ड है. रोटेशन में और क्लियर हो जाएगा. टार्क आपको मालूम है, टार्क हमने कल भी थोड़ा डिस्कशन किया था. बेसिक थ्योरी थोड़ा इंटरकनेक्टेड होती है. तो इसमें टेंशन हमने अलग अलग मान लिया दोनों. अब हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी. देखिए, अगर हम मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अभी हम लोग बाद में न्यूमेरिकल करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे, तो m1g डाउनवर्ड और टेंशन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, अपर पॉइंट पर. लेकिन दिखाते इस तरह से हैं T1 अवे फ्रॉम द बॉडी. लेकिन पुली में टेंशन डाउनवर्ड. ऐसे डायरेक्शन में टेंशन लगाएं कि स्ट्रिंग लूज ना हो जाए. तो जरा इसकी टॉर्क इक्वेशन बनवाएं. देखिए, जो T1 है, आप ऐसे ध्यान दें, जो T1 है वो इसको अगर इधर खींचेगा तो ये पुली ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज. टार्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो सेंटर के अबाउट जो टार्क होगा, टार्क अबाउट सेंटर ऑफ पुली, यानी कि O के अबाउट, सेंटर O ले लिया तो कितना होगा? T1R. T1 हो गया फोर्स और R हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझ गए होंगे बात. तो ये टॉर्क एक्ट करेगा आपका एंटी क्लॉक. इसको हमने पॉजिटिव मान लिया है. T2 को चेक करें. T2 इधर लगेगा तो ये ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज. तो इसका होगा T2 इंटू R. जैसे न्यूटन्स लॉ में नेट फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, ध्यान दें, इन न्यूटन्स लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं ma. ये वैसे ये भी न्यूटन्स लॉ है रोटेशन में, ठीक है ना. ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है और वो रोटेटरी मोशन के लिए, ठीक है ना. फॉर रोटेशन लिख दे रहे हैं. रोटेशन में जो टॉर्क होता है, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, ठीक. टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा होता है. मास की जगह आई है, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं. ये मास का रिप्रेजेंटेशन करता है. अगर पुली मासलेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, आई जीरो होगा. और अगर फ्रिक्शन लेस है तो एल्फा जीरो होगा. तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई एल्फा. अभी आपको केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसका रिजल्ट ध्यान रखें. अगर टॉर्क इक्वेशन ठीक से आपको नहीं मालूम है अभी, वो रोटेशन में ये इक्वेशन हम पढ़ेंगे. लेकिन आप रफली ध्यान रखें, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ए की जगह एल्फा है. तो दो कंडीशन हैं. अगर पुली मास लेस है, पुली मास लेस, तो फिर आई जीरो. दूसरा, पुली फ्रिक्शन लेस, तो एल्फा इज इक्वल टू जीरो. अगर फ्रिक्शन लेस होगा ना तो ये पुली घूमेगी ही नहीं, उसके ऊपर स्लिप करेगा, रोटेट ही नहीं करेगी. अगर फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन होगा तभी ये रोटेट करेगी. समझ गए होंगे ना बात. तो ये फ्रिक्शन लेस है तो फिर एल्फा यहाँ पर जीरो होगा. दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पर जब जीरो डाल देंगे तो R कैंसिल होकर T1 इज इक्वल टू T2 होंगे. फिलहाल आप ध्यान रखें कि हम पुली के न्यूमेरिकल को लगाते समय हम T1 और T2 दोनों सेम लेंगे और T के इक्वल लेंगे. समझ में आ गई होगी बात.
स्ट्रिंग में टेंशन सेम लेंगे, पुली के दोनों तरफ लेंगे, ये इसका कॉज है, ठीक है ना, इसका रिजल्ट है, ठीक है। अगर टार्क इक्वेशन को आप ऐसे रफली समझकर और इसके रिजल्ट को ध्यान रखें कि हम पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम लेंगे, और यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन भी ध्यान रखना, अगर पुली का वेट नहीं है, मास, अभी इस चैप्टर के अंदर सभी जगह आपको लिखा होगा पुली मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। आप वर्ड ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन लगाते समय, न्यूमेरिकल पुली मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। रोटेशन के चैप्टर में जब टिपिकल न्यूमेरिकल लगाएंगे तब वहां पर लेते हैं पुली का मास और फ्रिक्शन भी। ओके, तो इसकी इक्वेशन जरा ट्रांसलेटरी इक्वेशन चेक करें। T1 T2 किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। T किधर लग रहा है? अपवर्ड। दोनों 180 डिग्री पर हैं, तो एट बैलेंस पुली तो रोटेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है नहीं, तो T = T1 + T2। क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर ये टेंशन 10 न्यूटन आया तो ये भी 10 न्यूटन होगा, 10 और 10 मिलकर ये T 20 न्यूटन होगा। समझ गए होंगे बात। तो रिजल्ट क्या निकला कि पुली के हम दोनों तरफ टेंशन को सेम लेंगे, पुली हमारे यहाँ मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है, ठीक। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों को स्टडी कर लिया है। हम थोड़ा जो न्यूटन्स लॉ को नोट करके पहले 3 तरह के फोर्स आप समझ गए हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स और तीसरा टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा होगा तो उसमें जो है वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी में लगेगा, ठीक है ना। और इस टेंशन फोर्स जब होगा जब स्ट्रिंग हो या रोप हो, जब बॉडी उससे कोई हम अटैच करेंगे तब उसमें जो है वो टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। तो टेंशन फोर्स का आप मैटर समझ गए होंगे। अब आप थोड़ा यहाँ पर नोट करें, थ्योरी लिखिए। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, 10th में भी पढ़ा होगा, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इफ नेट external force is 0, then a body at rest continue to be at rest. If net external force is 0, then a body at rest continue to be at rest, and a body in, कॉमा लगा के लिखना, and a body in uniform motion, and a body in uniform motion continue to move uniformly, continue to move uniformly along the same straight line। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी हमेशा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक। यानी एक बार बॉडी को चाहिए, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है फिनोमेना में, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट पैरा में, द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बॉडीज, द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच, द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच they cannot change their state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia। आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी is called inertia। it is 3 types, 3 तरह की inertia है। नंबर 1 inertia of rest, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो भी यही है, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। इनर्शिया 3 तरह की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो सिस्टम हम एज्यूम करते हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तब आप कोई भी फोर्स बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
हम इसके बाद लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ेंगे, उसकी न्यूटन्स लॉ में ज़रूरत पड़ती है, तो आप हेडिंग डालें लीनियर मोमेंटम। और इसका थोड़ा सा यहाँ चेंज इन मोमेंटम भी यहाँ पर चेक करेंगे। लिखिए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is the quantity of motion contained in the body. Momentum of a body is the quantity of motion contained in the body. Linear momentum is measured by the product of mass of the body and its velocity. Product of mass of the body and its velocity. वेक्टर क्वांटिटी है, एक मोमेंटम वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक, मोमेंटम का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बहुत कम है और मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए उसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा और मोशन के लिए भी उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों ही इंक्लूडिंग है। अब यहाँ पर हम चेंज इन मोमेंटम स्टडी करेंगे, जो कि हमें जनरल में यूज में आता है, चेंज इन मोमेंटम। नोट करें, देखिए जैसे ये कोई सरफेस है और इसमें एक बॉल मास m है, अर्थ पर स्ट्राइक करती है सरफेस पर, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है, और अर्थ पर स्ट्राइक करने के बाद इसकी जंप करके इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इन जनरल आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, कॉलिजन दो तरह के हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन जो होते हैं उनमें इनकी वेलोसिटी सेम होती है। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम जो है आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को x ले लें या y ले लें। अगर हम इसको यहाँ पर x एज्यूम करते हैं डाउनवर्ड में और डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, ओके, हमने y यहाँ लगा दिया। ठीक, तो हमें यहाँ पर मोशन वर्टिकल है, इसलिए हमारा मीनिंग केवल x से है। आप y ले लें तो यूनिट वेक्टर j लगा दें, x ले लें तो यूनिट वेक्टर i लगा दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बिफोर कॉलिजन इनिशियल मोमेंटम I लिखा है PI, यानी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा mv1। ठीक, और हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, तो अपवर्ड को नेगेटिव हो गया तो -mv2। अब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, फाइनल चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, इसमें यहाँ पर i हमने नहीं लगाया, अभी i लगा दें और यहाँ भी i लगा दें, इसमें -i और इसमें +i। आप इसमें विदाउट वेक्टर भी कर सकते हैं, मोमेंटम को पॉजिटिव ले लें mv और रिवर्स डायरेक्शन को -mv ले लें। तो यहाँ पर ये दोनों जब माइनस करेंगे आप तो ये नेगेटिव साइन में ये भी आ जाएगा, तो -mv2 + v1 और i। अगर v1 और v2 इक्वल हैं तो -2mv1, जो कि जनरल होगा क्वेश्चन में, लिख दें इफ v1 = v2 देन चेंज इन मोमेंटम = माइनस, यहाँ v ले रहे हैं, -2mvi। ठीक है, अगर वर्टिकल को आप j लें तो j लिख दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं कि डाउनवर्ड +mv और अपवर्ड -mv, क्योंकि 180 डिग्री पर हम जनरली वेक्टर को ड्रॉप कर देते हैं, हम केवल प्लस और माइनस ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये वर्टिकल वॉल है, ये बहुत काम आएंगे आपको। ये बॉल आपको स्ट्राइक करा रहे हैं v से और ये जंप करके स्ट्राइक करने के बाद ये बॉल जो है v वेलोसिटी से बैक आ गई। ठीक, यहाँ पर हम इस डायरेक्शन को x ले रहे हैं और इसको y ले रहे हैं, तो फिर इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा, वेक्टर लगा देना, इनिशियल मोमेंटम mv, और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है राइट को, तो यहाँ i लगेगा, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा -mv, इसमें यहाँ पर -i लगेगा। चेक कर लें, ठीक है ना, ये मास और ये वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल,
तो फिर -2mvi हो गया। अगर मैग्नीट्यूड लें तो फिर 2mv, हमने मॉड लगा दिया मैग्नीट्यूड में, ये वेक्टर और ये मॉड लगा दिया। तो आप ये दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम को समझ गए होंगे। इसके अलावा कभी कभी जो बॉल स्ट्राइक करती है, दोनों एक जैसे केस हैं, वो हॉरिजॉन्टल बना दिया और उसको वर्टिकल बना दिया, दोनों केस एक जैसे हैं, ठीक है ना। अगर कोई प्लेन पर कोई भी बॉल स्ट्राइक करती है और वो एंगल पर स्ट्राइक करे तो फिर आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट का भी आप समझ लें, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के बाद में यूज में चेंज इन मोमेंटम का यूज आएगा। सेकंड लॉ आपको मालूम भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो इसी सरफेस पर ये हम एक वॉल ले रहे हैं, ये, और ये इसका वर्टिकल लाइन ले ली है, नॉर्मल लाइन। यहाँ से एक बॉल ये मास एम v वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है। अगर v1 v2 है तो अलग अलग लेना। एंगल इसका थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, अच्छी तरह से पेपर में चेक कर लेना एंगल हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से है। और स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ पर थीटा एंगल से वापस आ गया, मास m फिर वेलोसिटी v। ये इलास्टिक कॉलिजन में सेम एंगल से वापस आता है, ठीक है। इलास्टिक और इनइलास्टिक का डिटेल आगे है चैप्टर में। तो पहले जरा इनिशियल मोमेंटम को चेक करें। अब ये एंगल पर है तो जरा एरो चेक करें, ये वाला, ये एरो इस तरफ को है, ठीक, ये पार्टिकल का है। एंगल इसका हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया, इसका मतलब ये थीटा है, एक ही बात है। ये लाइन यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल से थीटा, वॉल हमारी वर्टिकल है, ठीक। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड mv होगा। डायरेक्शन आप x और y अटैच कर लें, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। चेक करें इनिशियल मोमेंटम, mv cos थीटा। न्यूमेरिकल में बिल्कुल मिस्टेक ना हो, ठीक से समझ कर लिखना, mv cos थीटा, जिससे थीटा बनाता है वो cos, दूसरा वाला साइन। अगर ये थीटा लेते वर्टिकल से तो फिर इसमें cos जाता और उसमें साइन। तो mv cos थीटा i माइनस mv साइन थीटा j, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ वेक्टर लगा है, उधर यूनिट वेक्टर अटैच हो गए i और j। ठीक इसी तरह से आफ्टर कॉलिजन इसका डायरेक्शन ये है, चेक करो, एरो ये है, ठीक। ये भी मैग्नीट्यूड mv है, इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे, एक x में और दूसरा y में। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो आफ्टर कॉलिजन फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन है। हर एक कंपोनेंट mv cos थीटा और इधर को माइनस i, ठीक, और डाउनवर्ड माइनस j, तो mv साइन थीटा j। अब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दोनों माइनस कर दें। तो जब दोनों माइनस करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम के साइन रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा j पार्ट, ठीक। इसलिए यहाँ पर आएगा -2mv cos थीटा i। रिजल्ट लर्न नहीं करना, क्योंकि थीटा वहाँ देखना पड़ेगा कि थीटा कभी कभी हॉरिजॉन्टल से ना देकर थीटा वर्टिकल से दे देते हैं, तब यहाँ फिर -2mv साइन थीटा बन जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि हम ठीक से जो वेक्टर में दिया होगा उसको हम ठीक से रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के बाद फिर हम उसको वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है ना। हर सरफेस पर आपको चेंज इन मोमेंटम जो है रिजॉल्व करके इनिशियल मोमेंटम निकालें, फाइनल मोमेंटम निकालें, उसका डिफरेंस निकालें और फिर वहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालें। अब आप हेडिंग डालें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा चैप्टर था। हमने मोमेंटम पढ़ लिया, चेंज इन मोमेंटम पढ़ लिया, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिए। पहला चैप्टर विदाउट फ्रिक्शन का है, इसलिए अभी जो न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे न्यूटन्स लॉ में वो विदाउट फ्रिक्शन के होंगे। अगले चैप्टर में जब फ्रिक्शन की स्टडी करेंगे तब फिर फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट पॉइंट,
ए बॉडी कंटिन्यू टू बी, जो गैलीलियो लॉ है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। हाँ, लिखें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, a body continue to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line. A body continue to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force, unless it is acted upon by some external force to change the state। यानी कि जब तक हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट रेस्ट और मोशन की चेंज नहीं होगी। इसी को आप सेकंड पैरा में लिखें, इफ द वेक्टर सम ऑफ all the forces, if the vector sum of all the forces acting on a particle is zero, if the vector sum of all the forces acting on a particle is zero, then and only then the particle remains unaccelerated, the particle remains unaccelerated। इसको एक लाइन में ये लिखा जाता है कि A इज इक्वल टू जीरो इफ, ये आई डबल एफ, इफ एफ इज इक्वल टू, इसका मीनिंग इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, ए इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जीरो। ये अपने में सफिशिएंट फर्स्ट लॉ है। इसका मीनिंग यही है कि अगर आप किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी अनएक्सीलरेटेड रहेगी। सेकंड लॉ नोट करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change take place always in the direction of applied force, and this change take place always in the direction of applied force। तो अगर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस आप कहीं पर अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो F इज इक्वल टू dp/dt, या एवरेज में अगर आप फोर्स निकालते हैं, आपको ये दोनों टर्म मालूम है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लेंगे, ये एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होगा। ये जो फोर्स होता है ये स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल होता है, इसलिए बेटर है आप यहाँ पर EXT लिख दें, एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स जो होते हैं, इंटरनल इसलिए नहीं है, जैसे ये हमारा पेन है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स डाल रहे हैं, वो सब इंटरनल हैं, उनका नेट इफेक्ट मिलाकर जीरो है। ध्यान रखना, हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात न्यूमेरिकल को करते समय करेंगे। एक ही फोर्स इंटरनल होता है और वही एक्सटर्नल होता है, डिपेंड करता है आपने सिस्टम कौन सा चूज किया है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा न्यूमेरिकल को लगाते समय। तो यहाँ पर नीचे इसको लिखा, सेकंड लॉ के बाद लिखिए, लेट मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m, लेट mass of body is equal to small m, initial velocity नोट करें, initial velocity u, final velocity v। किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और मास उसका m है। टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी t है, टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी t है। अब चेंज इन मोमेंटम,
तो इनिशियल मोमेंटम एम बी है, एम यू है, यहाँ पर लिखा है इनिशियल मोमेंटम पी आई लिख दें, एम यू, फाइनल मोमेंटम एम बी, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, एम बी में से एम यू को माइनस कर दें। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ आपका लिखा हुआ है कि एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हमने स्केलर फॉर्म लिया है, लिखते समय वेक्टर आपको जब ज़रूरत हो तो वहाँ पर लगा लें। तो एफ प्रोपोर्शनल, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, एफ प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको मालूम है क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, उसकी जगह आप हमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने नोट किया है इसको हम एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी होगा, ए लिख देना, ए एक्सीलरेशन है, तो फिर एफ प्रोपोर्शनल हो गया एम ए, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो एम ए आ जाएगा, के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट इस तरह से चूज करते हैं, ये केजी में, सीजीएस हो चाहे एसआई हो, केजी में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन में तो के की वैल्यू 1 लेते हैं कांस्टेंट की, दोनों ही सिस्टम में। देखिए वेयर के इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी both in SI and CGS system. Unit is selected in such a manner, unit is selected in such a manner k is equal to 1, इस तरह से यूनिट को सेलेक्ट करते हैं कि k 1 आए, तो फिर f इज इक्वल टू एम ए हो गया, और इन वेक्टर फॉर्म फिर नोट कर दें, वेक्टर फॉर्म में f इज इक्वल टू एम ए, आपने 10th में भी ये किया होगा। यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है एज मेजर्ड फ्रॉम, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि दो तरह के फोर्स आपको आएंगे, एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये हम आगे इनका डिस्कशन करेंगे। न्यूटन्स लॉ हमारा इनर्शियल फ्रेम पर वैलिड होता है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो एक्सीलरेटेड फ्रेम होते हैं, ध्यान रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। हमारा न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम पर वैलिड है, नॉन इनर्शियल पर वैलिड नहीं है, इसको आगे किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन होगा, और हमारा न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम पर वैलिड है, ठीक है ना। और इसका जो सही फॉर्म है न्यूटन्स लॉ का, हम 11th में इसी को यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअली जब आप इसको लगाएंगे तो इसका जो सही फॉर्म है, इसमें एफ जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल, और मास लेते हैं सिस्टम का, हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वो हमारा सिस्टम होता है। जैसे अभी आपने ब्लॉक में स्ट्रिंग अटैच किया था, तो जब हम स्ट्रिंग का, जैसे ये ब्लॉक है, स्ट्रिंग अटैच कर दो, जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक हमारा सिस्टम है, जब हम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारा स्ट्रिंग सिस्टम है। इसलिए जो सिस्टम हमने बनाया है, यहाँ एस वाई एस लिखा है सिस्टम, ठीक है ना। और जो एक्सीलरेशन होता है वो हम सेंटर ऑफ मास का लेते हैं, ये इसका कॉन्सेप्चुअली फॉर्म है, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में। लेकिन आप जनरल में एफ इज इक्वल टू एम ए का यूज करेंगे। एफ एक्सटर्नल होता है, इंटरनल फोर्स के ड्यू टू बॉडी एक्सीलरेट नहीं होगी, ठीक। एक ही फोर्स इंटरनल है, वही एक्सटर्नल है, डिपेंड करता है आपने सिस्टम क्या बनाया है, इसको आगे डिस्कशन होगा। फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्चुअल फॉर्म है, और ध्यान रखें न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मीनिंग जो फ्रेम एक्सीलरेटेड नहीं है, जो फ्रेम एक्सीलरेटेड फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। अब आप न्यूटन थर्ड लॉ और लिखें, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आगे। थर्ड लॉ और नोट करें, लिखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मालूम है आपको ला, हमने फर्स्ट डे बताया था कल, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट, और एक ही इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है मेन, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज,
हैंस दे नेवर कैंसिल ईच अदर, ये कभी कैंसिल नहीं करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हैंस दे नेवर कैंसिल ईच अदर, हैंस दे नेवर कैंसिल ईच अदर। यानी ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी तो बी ए पर फोर्स डालेगी। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको टेंशन फोर्स, न्यूटन्स लॉ नोट कराए हैं। ठीक, हम आगे कुछ टर्म जो हमने यहाँ यूज किए हैं वो आगे क्लियर होंगे धीरे धीरे। जैसे टॉर्क इक्वेशन यूज हुई है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल है, रफली हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो कमेंट में डालें। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड में। ओके।